ठीक है, देखिए एक रिवीजन है बस जल्दी से, ठीक है, वो देखने के लिए आप देखिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहला चैप्टर भूल गए होगे, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस सबसे सबको पता है अब तक, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, किसी बॉडी ने एक्चुअल में कितना पाथ क्या किया है, कवर्ड किया है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। एसआई यूनिट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एसआई यूनिट पता ही है, मीटर होती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ये भी पूछ सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। ए पोजीशन से बी गया है, ए से बी गया, बी से दोबारा ए पे आया तो जीरो हो गया, और अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो उस तरफ, डायरेक्शन चेंज, तो ये नेगेटिव में शो करता है ये। ठीक है, ये बता रखा दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये सब पता है आपको पहले से, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन मोशन नेवर बी जीरो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक बार आपको याद दिलाने के लिए बता दिया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये तो एनसीईआरटी के ही हैं, पता ही हो, इंटेक्स क्वेश्चन। फार्मर वाला याद है क्या था, वो फील्ड पे, स्क्वायर फील्ड पे चल रहा था वो, ठीक है। फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री स्क्वायर फील्ड, साइड कितनी थी उसकी, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। 40 सेकंड के अंदर वो क्या करता है, कवर कर लेता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसिंग फार्मर, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना होगा। तो 2 मिनट तो मिनट को किस में चेंज कर दीजिए आप पहले, सेकंड्स में, ठीक है। तो कितना होगा 2 मिनट में, 120, और 20 कितना हो गया, 40। वो 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगाता है, तो इससे इसको डिवाइड कर दोगे कितने चक्कर मिल जाएंगे, 3.5 या 3.5, यही मिलेगा, है ना। तो उसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो एक चक्कर हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 3.5 पे वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। अब इसके इसके बीच की दूरी यही तो होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो वो कैसे निकालोगे, ये 10 है, ये 10 है, तो 2√10 हो जाएगा, याद होगा कैसे निकालते, कैसे, पाइथागोरस लगा दीजिए। तो ये तो बुक का ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ये सब आप खुद देखोगे क्वेश्चंस, ठीक है, ऊपर मैं बस आपको रिवीजन दे रहा हूँ जल्दी से। फिर आता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो भी कितने में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर 1 घंटे में कोई बॉडी 10 किलोमीटर जाती है, तो 2 किलोमीटर में कितनी जानी चाहिए, 20 किलोमीटर, यानी अगले 2 घंटे में भी 10 किलोमीटर जानी चाहिए, तब जाकर हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, टाइम में चेंज नहीं करना है, टाइम इक्वल इंटरवल का होना चाहिए, पर बॉडी कभी फास्ट कभी स्लो ऐसे हो रही हो, तो आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, ठीक है। फिर आता है स्पीड, ये भी पता है सबको, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके भी दो टाइप है, यूनिफॉर्म वाले और नॉन यूनिफॉर्म, वही इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाता है तो यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करते हैं, सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो दोनों ये सेम ही है, ये और ये एक ही चीज। वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, या सीधा कह लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगी ही होगी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। ये भी दो टाइप के होते हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे बोला है डायरेक्शन एक होनी चाहिए, तो सेम वही बात है, बस आप डायरेक्शन डाल दीजिए। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो अच्छे से देख लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी कब, ध्यान सुनना, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, व्हेन अ वेलोसिटी बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। जब वेलोसिटी बॉडी का चेंज हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म रेट से, 1 घंटे में इतना चेंज है तो अगले 1 घंटे में भी उतना ही चेंज होना चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना आप, ठीक है, u प्लस वी अपॉन 2। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता दीजिए।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे क्या निकाला था आपने, एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले होते हैं। बस जब उसका रेट क्या हो, सेम हो, सेम रेट वाला हो, ये वाला चेंज जो देखने को मिल रहा है सेम रेट से मिल रहा है तो ये वाला लगाना, अदरवाइज ये वाला लगाना। या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर और भी है, ऑडोमीटर से क्या नापते हैं, सबको पता है क्या, डिस्टेंस। ऑडोमीटर से डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है। और वो कैसे नापते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड, स्पीडोमीटर से, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब वो वाला याद है, सब भूल गए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर तो 18/5 से करते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से करते हैं। आई होप याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। फिर आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। भाई बॉडी जब इक्वल चेंज कर रही है, इक्वल अमाउंट में, क्या बोलते हैं, इक्वल इंटरवल टाइम में, इक्वल वेलोसिटी में चेंज कर रही है तो आप यूनिफॉर्म, क्या अदरवाइज आप क्या कह सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हो। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सब बुक के हैं, ठीक है। ये बस वाला अच्छे से देख लेना। तो मैं क्वेश्चन पे ज्यादा घुस नहीं रहा, आता कई बार किया हम लोगों ने, ट्रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पीडीएफ मैंने भेज दिया है तो उस पर सब है, आप नीचे प्रैक्टिस कर लीजिएगा टॉपिक वाइज, पूरा फिजिक्स है इसी के अंदर। और भी न्यूमेरिकल अनसॉल्व वाले, ये अनसॉल्व, अनसॉल्व, ठीक है। फिर ग्राफिकल, ये रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, तो सीधा खींचता है तो क्या दिखाता है, हाँ हाँ, इसका मतलब टाइम आपका बीतते जा रहा है और डिस्टेंस कुछ भी ट्रेवल नहीं कर रहा बॉडी, तो इसका मतलब रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ऐसा दिखता है। ग्राफ से क्वेश्चन आएगा एक। फिर आता है यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन, ये रहा यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो ऐसे नीचे टाइम होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता नॉन यूनिफॉर्म का, ऐसे बनता है, ये सब याद होगा आपको, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में, और भूलना नहीं, टाइम यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे, उल्टा मत कर देना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा, देखिए ये रहा। तो यहाँ पे आपको क्या टाइम दे रखा है, यहाँ वेलोसिटी दे रखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है आपको, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है, ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ग्राफिकल तरीके से। तो मान लीजिए टाइम था यहाँ पे 1 घंटा और 4 घंटे तक आपने ट्रेवल किया, पूछ लिया इसने कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एरिया अंडर ग्राफ निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। अब लेंथ क्या हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है, ये याद रखना, 3 यूनिट। और यहाँ पे ये कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट, जल्दी बोलिए, 40 इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ वो तो मैंने अप्रोक्स लिया है। याद रखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दोगे तो अपने आप ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ यहाँ पे ये रहा, ये देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखो ये कैसे बन रखा है, ऐसे बन रखा है। अब मुझे चाहिए इसका क्या, एक्सेलरेशन निकालना है, इतने पॉइंट से, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक बॉडी कितनी एक्सेलरेट हुई, तो इसका फॉर्मूला होता है ग्राफिकल, क्या होता है, P/B लगा दीजिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से यहां तक आप परपेंडिकुलर पता कर लीजिए, इतना बेस पता कर दो, कितना ले लूं ये, वैसे तो 40 यहाँ पे, मैं तुम समझाने के लिए 40 यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट होगी, ठीक है, तो 20 यूनिट होगी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट, तो 20/10 कर देना, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ आई बात।
फिर आता है वही देखिए, पूरा अगर इसका डिस्टेंस निकालना है पूरा, इसने बोल दिया है 10 बजे से लेके 20, वही 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ेगा फिर से आपको यहाँ से है तो इसका हाफ बेस इंटू हाइट लगा देना, इसका साइड इंटू साइड लगा देना, दोनों को ऐड कर लेना, आपको डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं। ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट का भी पता चलता है और किसका पता चलता है, एसोलेशन का भी पता चलता है। अब वेरिएबल एसोलेशन क्या है, ये देखिए वेरिएबल वेलोसिटी टाइम ये नीचे जा रहा है, ये वाला वेरिएबल है, कभी तो एसोलेट हुई बॉडी, फिर रिटार्ड हुई, फिर एसोलेट हुई, फिर क्या हुआ, रिटार्ड हुआ, ये सब यहाँ पे दिखाया गया। तो ये बता डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बना के दिखाना है आपको, तो ये यूनिफॉर्म हो गया और ये वाला नॉन यूनिफॉर्म हो गया। फिर ये रेस्ट वाला दिखाना था, ये तो पता ही है, आपने बताया ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, हाँ टाइम डिस्टेंस रेस्ट पे। फिर यहाँ पे ये दिखा रखा है स्ट्रेट टाइम, तो क्या दिखा रहा है ये, टाइम है या स्पीड है, तो स्पीड बढ़ नहीं रही, यानी वो यूनिफॉर्म, रेस्ट मत बता देना, टाइम है और स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, क्या सही तो है, स्पीड बढ़ी नहीं रही, तुम समझो ना, यही तो बात है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, स्पीड मान लो बॉडी की 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही दिख रही है तुम, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, जरूरी नहीं ऐसा हो तुम ये सोच रहे। ठीक है, ये वाला यूनिफॉर्म स्पीड। फिर उसके बाद वही पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है। फिर एरिया अंडर ग्राफ वाली बात फिर से वही, फिर कुछ न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड। ठीक है, आता ही होगा आपको, नहीं आता तो प्रैक्टिस करिए इसकी, ये सब प्रैक्टिस करना है, ये तो बुक का ही है ये सब। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा फाइनल में आपके, एक क्वेश्चन इस टाइप का पक्का रहेगा, तो प्रैक्टिस कर लेना भाई। इक्वेशन मोशन की आपको याद ही होगी, 3 होती है, तो इसकी डेरिवेशन है या नहीं है, नहीं है तो फिर मत करिएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसके में है वो कर लीजिए प्रैक्टिस, जिसके में नहीं है ना करें। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे नई वाली एनसीईआरटी में है या नहीं है, चेक कर लो। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2s, ये 3 इक्वेशन होती है मोशन की, आपको याद होगी। ठीक है, नहीं याद है तो याद करिए, अगर डेरिवेशन है तो पक्का करके जाइए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डेरिवेशन भी दे रखी है, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, डेरिवेशन यहाँ पे दे रखी है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली तो वैसे नहीं है मेरे हिसाब से, तो चेक कर लेना, नहीं आता तो कल तक पूछ लेना मेरे से। फिर लगे हाथ इसने वो ग्रेविटी वाला भी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, याद है ना, ए कॉम जी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो वाला भी इसने यहाँ पे बता दिया, एस को एच लिखा जा सकता है, तो ये ग्रेविटी में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं जो यहीं पे डिस्कस कर दिए आपके सामने। ये भी ट्रेन व्रेन वाले क्वेश्चन ये जरूर कर लीजिएगा, सब न्यूमेरिकल उसी पे बेस्ड है। हाँ नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, और हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलर वाला, याद है, एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना, 200 मीटर का है, जिसको 40 सेकंड में वो क्या कर लेता है, दौड़ के पार कर लेता है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बताइए। तो 2 मिनट को पहले मैंने सेकंड में चेंज किया, तो क्या करूं, 120, तो 140 हो गया, फिर वही काटा तो कितना आ गया, 3.5, 3.5 चक्कर। तो पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, डिस्टेंस की, तो 1
2 3, यानी इसका कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू क्या कर देना 3 इंटू भाई 3.5, यानी कितना कर लो आप सीधा सीधा, चलो 3.5 ही कर लो। इससे सॉल्व कर दोगे तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। तो इससे तो डिस्टेंस निकल आएगा, एक चक्कर 2 पाई आर का, तो 3.5 चक्कर कितने का है, इससे मल्टीप्लाई कर देना। खेल है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां से शुरू हुआ तो 0, दूसरे में भी 0, तीसरे में 0, अब आधा यहाँ पे पहुंचे यहाँ। अब यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कैसे निकलेगा, हाँ क्या सेमी सर्कल, मुझे डायमीटर चाहिए, कैसे निकालूं, यहां से यहां तक दिया तो है डायमीटर, डायमीटर दे रखा है आपको कितना, 200 मीटर दिया हुआ है, तो बस यही आंसर है। यहां से यहां तक का डायमीटर कितना है, 200 मीटर, तो 200 मीटर आंसर होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होगी। ठीक है, बाकी ये तो आप सॉल्व करके निकाल लोगे। सही है ना, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सेटेलाइट भी लिखा आ सकता। अरे उसको पढ़ने दो उधर, उसको पढ़ लेने दो, पास हो जाए तो अगले साल बात करने को मिलेगा, नहीं तो रह जाएगा। तुम कर लोगे, उसको करने दो, वही तो, ये सब पढ़ लेना है, अच्छे से जाके प्रैक्टिस करनी है आपको आज। अब मैं इतनी डिटेल इसलिए नहीं करा रहा इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, बेहोश हो जाओगे नहीं तो। ये सब लगा लेना, सब सब सब, जिसको नहीं आता तुम दोनों बोल देना इसमें से कल तक रखना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था मोशन आपका पूरा चैप्टर, फिर और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस। इसमें बताइए कौन सी कार फास्टेस्ट है, ए फास्टेस्ट है क्या कार डी से, ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताइए मेरे को, बताइए, डिस्कस करिए। सी आंसर, इसको अलग टाइम बताया क्या तुम लोगों ने, 4:30 बोला है, तो ये 5:14 पे क्या करने आया मेरे समझ ही नहीं, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है क्या, अलग टाइम दिखता है क्या। ठीक है 5 बजे आओ, और क्या, ये लोग पागल है जो सबक पढ़ रहे हैं तब से, चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया पहला। 4 car ABCD are moving on the level road, their distance versus, ठीक है, ग्राफ यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम क्या शो करता है, स्पीड को। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है डी से, तो डी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो टाइम है ये, और ये क्या है आपका डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस। और दूसरा कौन सा है, डी वाला, और डी वाला तो हो ही गया, ए वाला, ये ए है, कैसे पता कौन सा है भाई, डी है ऑप्शन, सी सबसे स्लोएस्ट बता रहे हैं ये लोग, ठीक है सही है, पर कैसे पता, वो भी तो बताओ, तुम्हें कैसे पता सी, तुम्हें ने तो बोला सी सबसे, तो किसने बोला, ठीक है याद रखना, सही नहीं है, जिसका स्लोप जितना ऐसे होगा डाउनवर्ड, वो उतनी फास्टेस्ट होगी, यानी कम टाइम में उतनी ज्यादा स्पीड पकड़ रही हो, कम टाइम में उतना ही क्या कर रहा है, देख लो अच्छे से, पहले फील करो बात को। ऐसे बना रहा हूं, सी वाला ग्राफ बना रहा हूं, सी वाला, तो इसका स्लोप किस तरफ है भाई, ज्यादा चेंज किस में दिख रहा है, टाइम में दिख रहा है या इसके डिग्री में, मतलब ये परपेंडिकुलर में दिख रहा है, और एक के सी वाला ऐसे लिटा दिया मैंने, टाइम ज्यादा हो रहा है, स्पीड क्या दिख रही है, कम दिख रही है, तो ये वाला स्लोएस्ट है भाई, और ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है याद रखिएगा, तो जो भी इसमें लग रहा है वही डाल दीजिए।
मैं सीधा सा बात है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसका ग्राफ इस तरफ टाइम की तरफ ज्यादा झुका हो, ठीक है, वो स्लोएस्ट होगी। जो जितना ज्यादा थीटा बनाएगा, डिग्री बनाएगा, वो उतनी फास्टेस्ट होगी, ठीक है। उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। ये सब ग्राफिकल क्वेश्चन आते ही होंगे। तो ये था मोशन पूरा का पूरा, ठीक है। अब आगे हम फोर्स, लॉ एंड मोशन के ऊपर। शांत, तुम लोगों को नहीं पढ़ना, पढ़ने दो लोग। लोगों पेपर है परसों नरसों, तुम्हारा 6 को है, इनको पढ़ने दो। फोर्स सबको पता है। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम पुश या पुल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स, इसमें आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, पूछ रहा है कि बता रहा है फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिला सकता है, ठीक है, शेप चेंज कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड कम कर सकता है, ये सब पहले से पता है आपको, तो इसमें ज्यादा नहीं घुसना। न्यूटन का पहला लॉ पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। तो जिस बॉडी का जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, यानी मास होगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के। इनर्शिया, तुम तीनों उधर बैठ जाओ जाकर, बाकी लोग पढ़ने दो। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मास कम तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। इनर्शिया पता है ना, बॉडी की क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अच्छे से पढ़ लेना ये चीज, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड। बस में आप खड़े हो, अचानक से बस चली, तो आप क्या होगे? बैकवर्ड गिर जाओगे या आगे की तरफ जाओगे? पीछे की तरफ जाओगे। अचानक से स्टार्ट होगा तो पीछे की तरफ। इसी तरह चलती हुई बस को एकदम से रोके तो आगे की तरफ हम लोग झटका खाएंगे। तो सबका आंसर एक ही है, ड्यू टू इनर्शिया। ढंग से लिख लेना लेकिन, ठीक है। ठीक है, ज्यादा इनर्शिया किस में होगा? मैंने पहले बताया, जिसका मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। फिर तुम लोग अलग से बोलना पड़ेगा। रबर बॉल में ज्यादा इनर्शिया होगा, स्टोन में ज्यादा होगा? अगर सेम साइज का है तो स्टोन में, ठीक है। बाईसाइकिल में ज्यादा होगा, ट्रेन में ज्यादा होगा? सेम साइज हो तो सेम साइज हो। मैं साइकिल ही ट्रेन जैसी बना रखी, क्या कर लो। 5 रुपीज कॉइन या 1 रुपी कॉइन, ठीक है। फिर आता है भाई सब, भाई हम वो पेड़ को विग्रसली हिलाते हैं तो कुछ पत्ते टूट के क्यों गिर जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया, सबको पता ही है। तो ये सब, अब मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, तुम लोगों को, ने तो पीट पाट के बराबर कर दूंगा। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लास्ट बार है, उसके बाद आके मार दूंगा भी। और कैमरा भी उसी तरफ कर दूंगा, याद रखना। सच में लास्ट वार्निंग है एकदम। मोमेंटम को भाई कैसे दिखाते हैं? रो से, सबको पता है इसको रो कहते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जब भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या मिलती है आपको? प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम को हम रो से दिखाते हैं, सबको पता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगी? मास का केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही इसी पे बेस्ड है। तो क्या बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ? याद है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। यार अब वो डायरेक्शन वाली बात मैं नहीं कर रहा, सीधे काम की बात बोल रहा हूँ। लॉ तो पता ही है तुम लोग को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। ये डायरेक्शन वाली बात लगानी लगा दीजिए, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी के। यानी जितना ज्यादा आप चेंज कराना चाहते हो मोमेंटम, उतना ही ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम्हें साइकिल तेज चलानी है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मैथमेटिकली रिलेशन वर्ड जब भी लिखा आ जाए, रिलेशन, तो आपको फॉर्मूला लिखना है, वो भी अच्छी तरीके से। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सब बताना पड़ेगा। P क्या चीज है, M क्या है, V क्या है, अच्छी तरीके से समझ जाना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला ये हो गया, mv माइनस mu अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या? टी। अब ये न्यूटन का सेकंड लॉ की डेरिवेशन है, अच्छी तरीके से देख लीजिए।
ये कोर्स में ये मत बोलना नहीं है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, पहला स्टेप। दोनों में से तुम एम कॉमन ले लेना, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो वो मैंने लगा दिया ये देखो। तो दोनों में से क्या कर लिया, एम कॉमन ले लिया। और पता ही है जैसे मैं क्या करूंगा, चलो ठीक है अभी नहीं लगा रहा, v माइनस यू अपॉन टी को अभी अभी ये लोग बता ही रहे थे एसेलेशन कहते हैं। फिर इधर पे इक्वलिटी डाली तो k आ गया, और k की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया m में। तो ये बन गया न्यूटन के सेकंड लॉ से इसकी डेरिवेशन होगी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। तो जिसको आता है, आता तो सबको ही होगा, जिसको नहीं आता नोट करना कर लेना। फिर आता है, इसी से एसेलेशन का फॉर्मूला बना लिया, फोर्स अपॉन क्या, मास बना लिया हमने, ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, भाई बॉल पकड़ते हुए हाथ क्यों पीछे करते हैं, ठीक है। फील्डर अपने हाथ को क्यों पीछे करता है, तो हमें पता ही है कि अगर हाथ नहीं पीछे करेगा तो क्या होगा, इंजरी ज्यादा लगेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसको स्लो करना है, उससे चोट कम खानी है, तो हमें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। जितने कम टाइम में मोमेंटम में चेंज आएगा उतनी ज्यादा चोट लगेगी, इसलिए टाइम को बढ़ाइए। तो टाइम को बढ़ाओगे तो फोर्स कम लगेगा, याद रखना। फिर ये सब तो कर ही लोगे, जिसको अच्छे नंबर चाहिए सब कर लेना भाई प्रैक्टिस इसकी। इसमें भी ग्राफिकल है। न्यूटन का थर्ड लॉ सबको पता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे वो लोग एक्शन कर रहे हैं मार खाने का, तभी रिएक्शन वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, जैसा एक्शन होगा वैसा ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। वही बुलेट वाला, रिकॉइल करने वाला, चलने वाला, सब उसी पे यही लगता है, सबको पता है कि जब भी गन क्यों रिकॉइल करती है, जितना फोर्स से वो आगे की तरफ क्या निकलता है बुलेट, उतना ही पीछे की तरफ क्या लगता है आपका, फोर्स लगता है, याद रखिएगा। फिर वही क्या बोलते हैं, रॉकेट वाला एग्जांपल हो गया, या बोट कैसे रोइंग करते हैं। तो जितना आप आगे की तरफ फोर्स लगाओगे, पानी आपको आगे की तरफ क्या करेगा, आप पुल करोगे वो पुश करेगा, ठीक है, या पुश करोगे तो पुल करेगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर, है ये कोर्स में या नहीं, नहीं है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नहीं तो वैसे ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, M1 V1 M2 V2 इक्वल टू, ठीक है, M2 U2, ये सब पता होगा शायद। वैसे तो नहीं है कोर्स में, फिर भी देख लो। तो ये वाले तो मत करना क्योंकि उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन ये, ठीक है। हाँ भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे नई वाली बुक से देख लेना, ये तो पुराना है। और इन चैप्टर पे ज्यादा माथा पेची नहीं करनी है, बुक के ही क्वेश्चन लगाने हैं, इसमें भी बुक के ही हैं, ठीक है। फ्रेश चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देने आपको। बुक के ही लगाइए, हाँ। हाँ वो तो है ना, वही तो एम बी लगाई, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगी। हाँ 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 वही, कंजर्वेशन मोमेंटम अलग चीज है, ठीक है, मोमेंटम वाला अलग चीज है, याद रखना। ये सब क्वेश्चन टाइम हो तो देख लीजिए। अब आते हैं ग्रेविटी पे, ये तो आना ही है न्यूटन का, कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या बताते हैं ये, न्यूटन का ये भी लॉ है, ठीक है। इस यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जो किससे, एक फोर्स है, वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है। ये हाँ, और क्या, दूरी, रेडियस नहीं होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, रेडियस नहीं होता, वो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, दो बॉडी के बीच में। तो डेरिवेशन करने के लिए आ सकता है, याद रखिएगा। फिर जी को इधर फेंक दीजिए, मतलब जी को वहीं रहने दो, आर स्क्वायर अपॉन M1 M2,
इसमें अगर आप मास वगैरह पुट कर लेते हो तो जी की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे निकाला, ये देखो यहाँ पे ये निकल के आएगा। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये तो कोर्स में नहीं है, कैपलर्स पहले था किसी जमाने में, ठीक है, तो पढ़ने मत बैठ जाना, कैपलर वैपलर नहीं अपने। फ्री फॉल सबको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अगर क्या कर रही है, फॉल हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लगना चाहिए, फ्रिक्शन, एयर वेयर कुछ नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, हम एक नई जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो नीचे की तरफ गिरता है तो जी की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव, याद रखिएगा। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए यहां से आप निकाल सकते हो फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला ये, दोनों को इक्वेट कर लो, m से m कट जाएगा, तो इससे आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जी की इससे निकाल सकते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में या तो आपको 10 दिया रहेगा, या तो 9 पॉइंट नहीं दिया तो आपको 9.8 ही लगाना। तो मैं यहाँ नॉलेज वॉलेज नहीं दे रहा, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ आपको, जी का ये फॉर्मूला होता है, सब कुछ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगी। मैं तो बस जो धूल जमी है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो पीछे वाले फॉर्मूले डिस्कस कर ही लिए हैं, यहाँ कुछ नहीं चेंज करना, बस ए की जगह जी लिख देना, ठीक है, एस की जगह एच लिख देना, ठीक है, यहाँ पे एस लिखा है आप एच कर लीजिएगा, बस, और क्या। उसी हिसाब से जी की वैल्यू अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस, नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस, ये कर लेना। अब इस पे अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, पत्थर उत्थर गिरने वाले क्वेश्चन नहीं है, बुक के पक्का करके जाइए। मास सबको पता है, कोई बॉडी कितना कंटेंट करके रखी है, ठीक है, मास मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो प्रॉपर्टी एनी बॉडी विच अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो अपोज करती है उसी प्रॉपर्टी को मास कहते हैं, या कह लो कोई बॉडी कितना उसके अंदर क्या है, चीजें भरी हैं, उसको मास कहते हैं। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप मून पे रहिए चाहे अर्थ पे रहिए, ठीक है। जबकि वेट क्या होता है, ग्रेविटी आपको कितना खींच रही है अपनी तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट। वेट का फॉर्मूला mg होता है, ठीक है, mg, ठीक है। ये देखो एफ की जगह क्या लगा दिया इसने, डब्ल्यू लगा दिया, mg, ठीक। फिर आता है, तो यहाँ पे एक बात बता रहा है तो पूछ सकता है आपको घुमा फिरा के, जी तो कांस्टेंट है, तो कुल मिला के मेरा वेट किस पे डिपेंड करता है, तो मास का, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा वेट होगा, जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेट, याद रखिएगा। तो अगर आपने किसी तरीके से मास को बढ़ाया और घटा लिया तो आपका वेट भी बढ़ घट जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट वेट की न्यूटन होती है, केजी मत लिख देना, मैंने कल भी बताया था ये बात। फिर मून पे कितना होता है भाई हमारा, मून पे डेरिवेशन दे रखी है, 1/6 हो जाता है हमारा क्या, वेट। वेट अगर 60 केजी का है तो मून पे जाओगे तो कितने केजी के रह जाओगे, 60 केजी का मान लीजिए आपका वेट है, ठीक है, आप हुए, तो मून पे जाओगे तो कितने का हो जाएगा, इसका 1/6 कर देना, यानी 10 किलो के रह जाओगे, 10 केजी। इसी का वाइस वर्सा हो सकता है कि मून पे कोई 10 केजी का है, अर्थ पे बताओ कितना है, तो 6 से इंटू कर देना, अर्थ पे पूछे तो 6 से इंटू, मून पे पूछे तो 1/6 कर देना। फिर कुछ न्यूमेरिकल है उसी पे बेस्ड, ठीक है, अच्छे से कर लेना। पहले आप एनसीईआरटी के करोगे, सीधा इसमें मत घुसना, परेशान हो जाओगे। वैसे तो वही सब है, टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह सब वही एनसीईआरटी के ही। मास और वेट में एक बार अच्छे से डिफरेंस पढ़ के चले जाना, पता ही है, फिर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पता ही है सब कुछ तुम लोगों को। पता ना इसमें से कौन जीरो हो सकता है, वेट या मास, वेट जीरो। कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ, याद रखिएगा। सेंटर से लगने वाला फोर्स सेंटीपिटल फोर्स कहता है, जब कोई बॉडी सेंटर से आपको लगा रहा है तो उसको सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे कोई पत्थर में लेके ऐसे घुमा रहा हूँ तो वो सेंटीपिटल फोर्स है, वो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, पर जैसे ही मैं उस पत्थर को ऐसे छोड़ दूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल।
हाँ, बाहर फेंकते हैं। जब तक बंधा है तब तक सेंटीपिटल है, छोड़ दोगे, मैं धागे की बात कर रहा हूँ, तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ये सब तो वही है। तो बायोंसी वाला तो पढ़ा ही है सबने। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, स्टोन स्टोन वाले जितने क्वेश्चन है पक्का एक बार देख के चले जाना, आएगा जरूर। बुक के ही देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। स्टोन स्टोन स्टोन, बॉल स्टोन, इस टाइप का। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं ये। हाँ, डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है एक गिवन यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, एक छोटा सा डब्बा इमेजिन कर लो, उसके अंदर नंबर ऑफ कितने पार्टिकल, उसको डेंसिटी कहते हैं। या किसी गिवन एरिया में कह लो, गिवन एरिया में कितने क्या पार्टिकल पाए जाते हैं, उसको डेंसिटी कहते हैं। फिर इसमें अब वही अगला चैप्टर, मतलब चैप्टर का पार्ट, तो थ्रस्ट वगैरह प्रेशर वगैरह सबने पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है उधर से ज्यादा इस वाले पोर्शन से ज्यादा फाइनल में आएगा। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट किसे कहते हैं? जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं तो उसे थ्रस्ट कहते हैं। ऐसे ऐसे लगा रहा हूं तो थ्रस्ट नहीं है, फोर्स तो है, थ्रस्ट नहीं है। पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लगाता हूं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? थ्रस्ट कहते हैं। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, सबको पता होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर इसी पे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं, वो तो आप कर ही लोगे। प्रेशर, फ्लूइड भी प्रेशर लगाता है, एयर, वाटर, लिक्विड जितने भी वो सब प्रेशर लगाते हैं, आपको पता होगा। तो जैसे आपने किसी बॉल को पानी के अंदर डाला तो वो क्या करेगा, उसको अपवर्ड फोर्स लगाए, उसी अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? बायोनेट फोर्स। और इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं? बायोंसी कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो तो पानी उसको या फ्लूइड उसको एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो उस पूरे फिनोमेना को बायोनेंसी कहते हैं। और जो उस फोर्स को बायोनेट फोर्स कहते हैं, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, फिर हाँ वही चीज, फ्लोट कब करती है, ये सब एक न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड पक्का आएगा। ठीक है, तो फ्लोट 3 तरीके से करती है। ये फ्लोट कर रहा है, ये डूब चुका है, और एक बीच में करता है यहाँ पे। ठीक है, तो कब करेगा भाई फ्लोट? डेंसिटी के हिसाब से एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर देन है किससे? लिक्विड से, तो सिंक कर जाएगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर क्या है, लेस देन है किससे? वाटर से, तो फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी अगर सेम है तो यहाँ पे फ्लोट करेगा, इनसाइड लिक्विड फ्लोट करेगा। हाफ में नहीं है? नहीं, हाफ नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता कुछ। यहाँ सरफेस, सरफेस में, सरफेस पे, सरफेस के अंदर। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती। तो इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा भैया, देखना बायोंसी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एक बार अच्छे से वही जो ऊपर बताया मैंने वो पढ़ लेना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा। जब भी किसी, क्या था, एक बीकर लिया था हमने, पूरा पानी भरा था, इसके ऊपर बॉल डाली हमने या कुछ भी, तो जितना ये बॉल पानी को डिस्प्लेस करके यहाँ पे इकट्ठा करेगी, उस पानी का हम क्या निकाल लेते हैं? वेट निकाल लेते हैं। उसी वेट के बराबर का फोर्स वो किस पे लगा रहा होगा? बॉल पे लगा रहा होगा। बायोनेट फोर्स पता करने का सबसे अच्छा तरीका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बॉल को डाला, पानी डिस्प्लेस हुआ, तो जरूरी नहीं डिस्प्लेस हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे पानी था, इन्होंने बॉल डाली, इतना डिस्प्लेस हो गया, तो जितना डिस्प्लेस हुआ उसका वेट निकाल लो, उतना ही उसके ऊपर क्या लग रहा होगा? बायोनेट फोर्स लग रहा होगा। तो ये किसने बताया था भाई? किसने? आर्किमिडीज ने बताया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, कोई चीज डूब रही है, तैर रही है, बता सकते हो। अगर बायोनेट फोर्स क्या है, बायोनेट फोर्स क्या है, ज्यादा है किससे? ऑब्जेक्ट के वेट से, तो वो क्या करेगा? तैरेगा। बायोनेट फोर्स अगर लेस देन है ऑब्जेक्ट के वेट से, तो क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा। दोनों इक्वल हैं तो इनसाइड लिक्विड तैरेगा ऐसे कर। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हम लोग सिप वगैरह बनाते हैं। तो बड़ी बड़ी आयरन से बनी हुई सिप कैसे तैरती है, तो ये बताया कि एक्चुअल में बिकॉज सिप बीच में होलो होता है, उसके अंदर अच्छा खासा एयर होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट करता है पानी को, जिसकी वजह से उसको बायोंसी अच्छी खासी मिलती है, उसकी वजह से वो तैरता है। ठीक से पढ़िए, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, भाई सेम वही बात, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इक्वल अगर वेट ऑफ लिक्विड के होगा, डिस्प्लेस कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया तब तो वो तैरेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बायोन्सी ये सेम हो तब ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, ऊपर वाली बात पढ़ के रखिए। You find your mass at 42 kg on weight machine. If your mass more or less than 42 kg, बताइए मास ज्यादा होगा या कम होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। केजी क्या दे रखा है? फाइंड योर मास, ठीक है। यू फाइंड योर मास है 42 इन द वेट मशीन, तो बता रखा है इफ योर मास, उसका आपका मास ज्यादा होगा कम होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये देखिए, व्हेन यू वेट योर बॉडी अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, जब आप वेट निकालते हैं अपवर्ड फोर्स लगता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज बाइनेट फोर्स, एज अ रिजल्ट बॉडी गेट पुश्ड स्लाइटली अपवर्ड, आप ऊपर की तरफ जाते हो, कॉजिंग द वेट मशीन टू बी शो अ रीडिंग लेस देन एक्चुअल वैल्यू। अगर पानी के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं है या तो मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, वो लिखा होना चाहिए था पानी के अंदर। तो पानी के अंदर आपका 42 kg अगर वेट दिखा रहा है तो बाहर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? तो ज्यादा होगा। पानी के अंदर वेट इसलिए कम लगा क्योंकि पानी आपके ऊपर क्या कर रहा है, बाइनोट फोर्स लगा रहा है। पानी फ्लूइड एयर भी होता है, पता होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन ज्यादा हैवियर होगा, पढ़ा है ना हमने। कॉटन का आयरन, अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार ईच इंडिकेट द मास 100 kg है, ठीक है। दोनों को मेजर किया हमने मशीन पे, द रेट वन ऑफ द हैवियर देन अदर, एक ज्यादा हैवी है और क्या बोलते हैं कम, जबकि दोनों 100 kg दिखा रहे हैं। उठाने में दिक्कत हो रही है, रुई वाला आप आसानी से उठा ले रहे हो, और ये 100 kg का जो बार है आयरन को उठाने में दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों, जब दोनों का वेट एकदम सेम? देखो ना, गेहूं की बोरी ले जाने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है, पर वही डंबल वंबल उतने केजी की बड़ी आसानी से उठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। ये देखो, सरफेस एरिया ऑफ कॉटन बैग लार्ज है, बड़ा है सरफेस एरिया, हिंस मोर बाइनेट फोर्स उस पर अच्छा खासा लग रहा होगा, ठीक है। जबकि आपका आयरन बार है, उसका सरफेस एरिया कम है, तो बाइनेट फोर्स क्या लगेगा, उस पर कम लगेगा, इसलिए। हाँ, नहीं, फ्लूइड में भी लगता है, बताया ना, फ्लूइड एयर भी तो होता है। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना भी। डेंसिटी जो आपने पूछा था, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक गिवन मास, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है उसको डेंसिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है। रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी बॉडी का डेंसिटी अगर हम वाटर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो अब इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी मान के चलते हैं हम लोग, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। जैसे अब यहाँ पे बताइए, तेरे कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी, द वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतनी है, तो मास कैसे निकालूंगा? तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एम अपॉन वी। तो डेंसिटी तो दे ही रखा है आपको, मास निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है, इसको इधर ले जाके क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या ये वाली बॉडी जिसकी डेंसिटी 0.52 तैरेगी या डूबेगी? इसकी डेंसिटी जो भी बॉडी है, ठीक है, डूबेगी, ये बता रहे हैं, तैरेगी। 1 से कम है, 1 से क्या कम है, अगर 1 से ज्यादा होती, ठीक है, क्या केजी में, किसको, इसको, तो फिर इसको भी केजी में बदलूंगा, ये लो। अगर इसको केजी में बदलूंगा तो उसको केजी में नहीं बदलूंगा। तो 1 से अगर क्या है, ठीक है, 1 से ये छोटा है तो ये तैरेगा, ठीक है। अब ये 1 क्या है, ऊपर वाली बात है, ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बोले तो उसको केजी में कहते, केजी में तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से छोटा था, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, तैरेगा, ठीक है। देखिए तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन पक्का लगाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तैरने डूबने वाला, एक क्वेश्चन। सुन लिया ना मैंने कुछ कहा, तैरने डूबने वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आगे हम लोग वर्क एंड एनर्जी पे।
तो हमने कितने चैप्टर कर लिए? डिस्कस 3। अब वर्क एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। वर्क पता ही है सबको, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने किसी बॉडी पे क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, तो वो डिस्प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही तो उसको हम वर्क डन नहीं कहेंगे। तो पता ही है अपने को, वर्क डन का सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं होता है, और भी होते हैं, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही हो, लीनियर। अगर वो क्या कर रही हो, थीटा बना रही हो ऐसे, तो क्या था, एफ एस कॉस थीटा था, ठीक है। अगर वो सीढ़ी की तरह चल रही है ऐसे 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 ऐसे, तो एम जी एच था, ठीक है, एम जी एच, जब हाइट हो। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया ताकि बाद में नाटक में। ऐसा यूनिट होती है जूल, सबको पता है, ठीक है। तो ये आ सकता है 1 जूल डिफाइन करिए, ट्रेंडिंग है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 जूल बताइए क्या होता है, तो बता दीजिए, ज्यादा कुछ है ही नहीं। पहले तो क्या होता है जूल, ऐसे फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और बॉडी 1 यूनिट डिस्प्लेस करे, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना तीनों फॉर्मूले। तो इसने बोला कि 1 जूल डिफाइन करिए। जब आपने फोर्स 1 न्यूटन का लगाया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर की हुई है, डिस्टेंस 1 मीटर का हुआ, तो बोलोगे जो वर्क डन हुआ 1 जूल का हुआ, ठीक है। तो रटो नहीं, इसलिए इधर से समझ लो तो ज्यादा बेटर है। फिर वही जूल, मेगा जूल, ये लार्जर यूनिट होती है, देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। फिर कुछ न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, करके आइएगा, जो डाउट होगा पूछिएगा, मैं तो बस रिवीजन दे रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आज आपको फिजिक्स करना 2 ही दिन है ना अपने पास, आज के अलावा कितना दिन है, एक, कल परसों ना, तो आज ये कर लेना आपको, आज और कल सुबह का भी टाइम थोड़ा ले लेना, मतलब फिजिक्स आज खत्म कर देंगे, ठीक है ना, इसलिए पूरा करा रहा हूँ मैं। फिर ये तो 1 जूल डिफाइन करो, वही सब है। फिर आते हैं हम लोग किस पे, एनर्जी पे। एनर्जी पता ही है भाई, कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, काम करने की आपकी कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी भी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो 2 टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और एक क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक प्लस, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, मैकेनिकल। अभी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ड्यू टू मोशन, उसमें जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूव होनी चाहिए बॉडी, याद रखना। तो जैसे हैमर आपने फेंका, ठीक है, या कुछ भी, गन आपकी तरफ, गोली आई आपकी तरफ, कुछ भी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे डेरिवेशन या बता रखा है, ये रहा, आता है डेरिवेशन, आएगा टेस्ट में, मैंने कराया था, याद है कि भूल गया, कैसे कर रहे थे, नहीं आता बता देना, ठीक है। मैंने एक इजी मेथड से कराया था, सबसे इजी तरीके से कराया था, इसलिए बोल, तो एक बार पक्का काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करके जाना, आएगा जरूर। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर, इस पर न्यूमेरिकल। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से, जैसे रबर बैंड आपने खींच रखा है या कोई हाइट पे रखा हुआ है कोई चीज, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है, ये बताते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही वाला हमारे बुक में है, तो एम जी एच लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एम जी एच, ये लगेगा, ठीक है। हो सकता है इसकी डेरिवेशन आ जाए, वैसे तो बुक में है नहीं, तो कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हाइट है यहाँ पे, तो एस के जगह क्या लिख दिया मैंने, एच लगा दिया। तो जब भी कोई बॉडी हाइट पे होती है तो उसका फोर्स क्या होता है, एम जी होता है, तो बन गया फॉर्मूला, डिराइव हो गया एम जी एच, ठीक है। एम जी एच की डेरिवेशन ऐसे होती है। फिर इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इसमें वो cos 45 वाला लग सकता है ना, cos 40, और हाँ ये तो पता है ना सबको, 90 डिग्री पे जब क्या होता है, तो 0 होता है, वो कुली वाला सबको पता ही होगा। हाँ 60 पे क्या, हाँ 1/2, cos 60 की वैल्यू दी रहेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो,
अगर आ गया तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आप घबरा के रहो। फिर पावर आपने पढ़ा ही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई बॉडी, सुन लो भाई, कोई बॉडी, मैं यहाँ हूँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, ठीक है, या वर्क डन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई काम कितनी जल्दी आप कर सकते हो, उसको हम पावर बोलते हैं। पावर की ऐसे यूनिट होती है जूल पर सेकंड, ठीक है। इसकी कुछ कमर्शियल यूनिट भी होती है, ठीक है, 1000 क्या वॉट, किलो वॉट होती है कमर्शियल यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में ये याद होगा, हॉर्स पावर वगैरह भी पढ़ा था, 1 HP में 746 वॉट होते हैं। फिर किलोवाट को अगर तुम एनर्जी में चेंज करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है, आएगा टेस्ट में, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। 1 किलोवाट 1 यूनिट कहते हैं, बिजली का बिल जब आता नहीं, मतलब इतनी यूनिट आया तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में आप इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो, याद रखिएगा। तो पावर क्या है, वही सेम चीज। 1 वॉट को डिफाइन करो, जब आप 1 जूल एनर्जी खर्च करते हो 1 सेकंड के अंदर, तो हम उसको 1 वॉट बोलते हैं, ठीक है। एवरेज पावर, टोटल एनर्जी तुमने कितनी कंज्यूम की, टोटल टाइम कितना लगाया, डिवाइड कर दो, एवरेज पावर आपको मिल जाएगी। तो इस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेडियो चला रहे इतनी देर तक, नहीं था बल्ब बल्ब, रेडियो रेडियो वाले क्वेश्चन वैसे कर सकते हो आप। हाँ, कौन से यूनिट वाले? हाँ तो क्वेश्चन लाओ तभी, दिखे तो बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। पक्का आएगा इससे क्वेश्चन, पक्का, ठीक है, ध्यान देना। तो पेंडुलम वाला आपको याद होगा, इसमें तो रफली बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, हाई। फिर जैसे जैसे इस तरफ जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इस पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सेम वाइस वर्सा उधर भी यही होता है, ठीक है। किसमें, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रेविटी की वजह से इस तरफ आ रही होती है तो ज्यादा स्पीड से आ रही होती है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाने में स्लो होती है, ठीक है, नेगेटिव में जाता है, उस तरफ आती है तो पॉजिटिव जी लगता है। हाँ, तो इसकी डेरिवेशन वहां से देखना, इसमें तो ऐसे रफली दिखाई गया है, इस चांद में जो पढ़ाया था उसको देख लो। फिर ये बोल रहे हैं इस पे क्वेश्चन करने के लिए, 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। ये रहे उस पे कुछ क्वेश्चन, दिखे तो बताना, बिजली वाले कोई क्वेश्चन है, बिजली वाले, बिजली वाले, हाँ ये रहा। एक सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, पूरे महीने आपने 250 यूनिट क्या की, बिजली क्या की है, कंज्यूम की है। तो हाउ मच एनर्जी इन द जूल, उसको जूल में कन्वर्ट करिए, तो बहुत आसान है। यूनिट को पहले वो किलोवाट में है, ठीक है, 1 यूनिट में 1 किलोवाट होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। फिर आता है अब क्या बचा, ये क्या रहने दो, खत्म हो गया, लास्ट चैप्टर तो है, क्या रहने दो, हो तो गया, अब क्या बचा, ही है देखो, खत्म, पूरी फिजिक्स कर तो ली, अब क्या बचा, 10 मिनट की बात, तो रोने लग गए। एन इलेक्ट्रिक, वो साउंड तो इजी है, कुछ नहीं, एक्को एक्को है, उसमें हल्का फुल्का टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेट है इतना, देख ही नहीं रहा कोई, तो 10 घंटे में कितना बिजली खाएगा वो। तो सबसे पहले मैंने किलोवाट को वॉट में चेंज किया, उसके बाद टाइम दे ही रखा है, पावर इनटू टाइम कर दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम किया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिसको पूछना था वो खुद ही नहीं देख रहा था, मेरे को क्या। अब आता लास्ट, साउंड, साउंड पता ही है। एक मैकेनिकल क्या होती है, वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। ट्रांसवेव वाटर वेव के अंदर, क्या वाटर में जो वेव होती है, पत्थर फेंकते हो आप तो उसमें ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलती है, ठीक है।
ये वाला जो है वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव से सबको पता है कंप्रेशन रेरिफिकेशन होता है, ठीक। तो ये उसका ग्राफ यहाँ बना के दिखाया गया है उसका। हाँ तो फिर कैरेक्टर क्या है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो लाउडनेस किस बात पे डिपेंड करती है, सबको पता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड पता ना, हाइट को कहते थे, ठीक है। इंटेंसिटी किस बात पे वो डिपेंड करती है आपकी, इंटेंसिटी डिपेंड अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम कर देना, इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लड़कियों की आवाज या विसल की आवाज हाई पिच की होती है, जितना ज्यादा पिच उतने ज्यादा क्या देखने को मिलेगा आपको क्या, फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी पिच कम, लाउडनेस कम, याद रखिएगा, लाउडनेस बोल रहा हूँ, पिच कम, ठीक है। क्वालिटी वो किस पे डिपेंड करती है, वेव कैसा दिख रहा है, जितना ज्यादा कर्वी वेव होगा उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, उसको टिम्बर कहते हैं, ठीक है। और जितना ऐसे जर्की दिखेगा उतना घटिया उसका क्या माना जाएगा, क्या म्यूजिक माना जाएगा, या सुनने में आपको दिक्कत होगी। जैसे प्योर नोट का है, ये जिगजैग एक अजीब सा है, वो नॉइस का है, आप देख सकते हो। जैसे वहां तुम लोग चिल्लाते रहते हो तो यही फील होता है, नॉइसी एकदम। फिर वेवलेंथ पता ही है तुम लोगों को, एम्पलीट्यूड पता ही है। एक क्रस्ट से टॉप कह लो, क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट सबको पता है, वेवलेंथ की मीटर होती है, ठीक है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई टाइम। लैम्डा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी को इधर फेंक दो, ये छोटे मोटे हैं, क्वेश्चन आएंगे इससे। इसी चीज को पता है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये लीजिए एक और फॉर्मूला बन गया स्पीड का। इसी को फ्रीक्वेंसी थोड़ा ऐसे बुक में न्यू, ये फ्रीक्वेंसी एफ कह लो, ऐसा ही होता है। तो कहीं घबरा मत जाना, वेलोसिटी मत समझ लेना इसको। तो दो दो फॉर्मूले हो गए वेलोसिटी के, एक ये और एक ये। आएगा इस पे एक एमसीक्यू आ सकता है अभी। हाँ तो वही कर लो, क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन तो होती ही है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, सबको पता है, एम्पलीट्यूड पे। पिच किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फिर ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल पक्का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है ना फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स। सोनिक बूम सबको पता है, जब साउंड की स्पीड से ज्यादा किसी भी चीज की स्पीड होती है उसको हम सोनिक बूम या क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा था 8th क्लास में, बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे। इंसिडेंट रे आती है, सरफेस से टकराती है, चली जाती है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। ये एकदम वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, बिल्कुल। इससे तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। एक्को, एक्को क्या होता है, आप ही की जो आवाज आप ही को क्या रिपीटेड सुनाई देती है, इसको एक्को कहते हैं। एक्को के लिए दो कंडीशन बताई थी मैंने, सोर्स और उसके बीच में जिससे टकरा के आएगी वो 17.2 मीटर का एटलीस्ट गैप होना चाहिए, ठीक है। टाइम क्या होना चाहिए, 0 पॉइंट कितना था, 1 सेकेंड, ये रहा। टाइम के लिए क्या चाहिए, 0.1 सेकेंड का मिनिमम क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में। और डिस्टेंस पूछे तो ये बताइएगा। तो इस पे एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आएगा आपका, ठीक है। देखिए छोटा मोटा नहीं, जैसे ये रहा, एक्को आपको दे रखी है 3 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपको डिस्टेंस निकालना है। स्पीड आपको दे रखी है, तो मैंने एक बात बताई थी भैया, आपको ध्यान देना, डिस्टेंस जो भी निकलेगा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का v इंटू टी। वेलोसिटी रखी है, टाइम कितना दे रखा है 3, या तो टाइम को आधा कर लेना, या जो ये आंसर आएगा उसको हाफ कर देना, क्योंकि साउंड गई है फिर टकरा के वापस आई, तो मुझे जानना है बस कितनी दूरी है, ठीक है। तो गई और आई मिला के डबल हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करना, या आप पहले ही टाइम को आधा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा फाइनल। फिर ये कुछ एप्लीकेशन है, मेगाफोन वगैरह आपने देखा होगा, ऐसे करके बोलूंगा तो ज्यादा आवाज आएगी। क्यों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन या एको होता है, आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन बोलिए, एको नहीं। स्टेथोस्कोप किस बेसिस पे काम करता है भाई, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, एक बार नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन।
रिफ्रैक्शन मत लिख देना, रिफ्लेक्शन लिख देना, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये बताया था मैंने, क्या बोलते कर्व क्यों रखा जाता है ऊपर से, ऑडियंस तक सबको आवाज क्या हो सके, पहुंच सके, इस वजह से। एको कम करने के लिए क्या क्या करते थे, याद है, रीवाइब्रेशन क्या होता था, जब मल्टीपल एको होती थी, मल्टीपल एको, जिससे वजह से साउंड की क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, रेस्ट क्या बोलते हैं उसको, अब वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, हाँ, रेस्ट्रॉइड ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे हटाएं, तो ऐसे आपको क्या मटेरियल लगाने पड़ेंगे, जैसे लेदर के, क्या बोलते हैं, चेयर, फिर साउंड ऑब्जर्विंग कर्टन वगैरह ये सब डालिए, ताकि वो साउंड को, मल्टीपल साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। तो थोड़ा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रीवाइब्रेशन क्या है, साउंड क्रिएटेड बिग हॉल विथ प्रेसिस्टेंट बाय रिपीटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, ठीक है, until it is reduced to a value where the no longer audible हो, सुनने में दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से, हाँ, इस जो साउंड का डिस्टेंस है उसी को हम रीवाइब्रेशन कहते हैं। तो ये आएगा पक्का, देखना। फिर आता है ऑडिबल रेंज, बच्चा बच्चा जानता है, हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच क्या सुन सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। उससे कम वाले को इंफ्रासोनिक कहते हैं, उससे ज्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब ये भी पक्का आएगा फाइनल में, अल्ट्रासाउंड की यूज बताइए। तो इसको हम क्लीनिंग वगैरह, इंडस्ट्रियल चीजों को क्लीन करने में, प्लास्टिक वेल्डिंग आजकल होती है, या कोई क्रैक वगैरह उसका पता करने के लिए, ठीक है। मेडिकल यूज पूछेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे क्या हो जाता है, इमेज आ जाती है पेशेंट के ऑर्गन की, किडनी, ब्लैडर, यूथ्रस, बिना चीरा फाड़ा किया क्या कर सकते हो आप, देख सकते हो, ठीक है, यूथ्रस को देख सकते हो, ठीक है, बच्चे क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। सर्जिकल यूज भी होता है, कई जगह किडनी में स्टोन हो जाता है, तो वाइब्रेट करके उसको क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए स्टोन, ठीक है, छोटे मोटे हों। सोनार का फुल फॉर्म आ सकता है, सोनार एक टेक्निक है कम्युनिकेशन की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो भाई सिप वगैरह यूज करती है, मैंने बताया था, नीचे क्या करती है, एक ट्रांसमीटर होता है, अल्ट्रासाउंड छोड़ती है, से टकराया, यहाँ पे रिसीवर होता है, फिर मॉनिटर पे उसकी इमेज आ जाती है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो कुछ नीचे है या नहीं है, ठीक है, उसके डेप्थ को पता किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, जाओ, हाँ जाओ, ठीक है। सबमरीन वाला क्वेश्चन ये भी बुक का ही है, वही करना है, आखिरी में 2 से डिवाइड करना मत भूलना, या तो टाइम को आधा कर लो, बार बार बोल लो, और क्या, कुछ नहीं भाई। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है सबको पता है, वाइब्रेशन की वजह से। साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है, मीडियम के बिना वो क्या नहीं कर सकती, प्रोपोगेट नहीं कर सकती। सोनार, ठीक है, ये हो गया। बैट किसका इस्तेमाल करता है सबको पता है, किसका, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये भी वही है। सोनार डिवाइस, ये क्रैक पता करने के लिए यूज कर रहे हैं, जहां क्रैक होगा वहां से टकरा के वापस आ जाएगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ह्यूमन का कान वाला तो नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है, तो बस हो गया, खत्म। तो हमने अभी, मैंने क्या करा दिया आपको, पूरी की पूरी फिजिक्स एक बार रिवाइज करा दिया, अब क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा आपको, बाकी आपका काम है। तो कल क्या करेंगे,